हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 7 हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम चाहे एसएससी हो, पीएसएस भी हो। आपको पता है अभी एसएससी ने अपनी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और जो भी मैं आपको एमसीक्यूज़ पढ़ा रहा हूँ इस सीरीज़ के थ्रू, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल है, चाहे पीएसएस भी है, या फिर किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है। सारे ही एग्जाम्स के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक रिमाइंडर, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप मेरे को इस पर फॉलो कर सकते हो। कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरे को इस पर पूछ सकते हो। ये हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। लुक फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ऐड किया गया था, एंड दैट पार्ट वाज पार्ट नंबर 14, part number 14A, and this particular part is related to administrative tribunals। ठीक है, मतलब ये ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है, और इसमें दो आर्टिकल्स ऐड किए गए थे। एक है 323A और दूसरा कौन सा आ जाता है, 323B आर्टिकल आ जाता है। दो आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, और इस दोनों में से जो 323A आर्टिकल है वो किसे डील करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से डील करता है वो पर्टिकुलर आर्टिकल। इज इट क्लियर? और जैसे आप एक बात याद रखोगे कि यहां पर मैंने क्या लिखा है, ये पार्ट 14A है। कैपिटल ए कैपिटल बी जैसे वर्ड्स क्या बताते हैं कि ओरिजिनली हमारे संविधान का पार्ट नहीं था, इसको एक अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था। और अमेंडमेंट कौन सी थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये आप लोगों को बातें याद रखनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दो मुझे कमेंट सेक्शन में। किस कमेटी ने रिकमेंड किया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, या कह लो ट्राइब्यूनल्स बनाने के लिए किस कमेटी ने भारत सरकार को ये रिकमेंडेशन दी थी? क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन लेक इज मेंशन्ड इन। सुदर्शन लेक जो है इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था, पुष्यगुप्ता। कौन थे जिसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था सुदर्शन लेक को? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य की जो एम्पायर थी। चंद्रगुप्त मौर्य, आई एम श्योर आप जानते होंगे इनके बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके टाइम पे इनके एक गवर्नर थे, गवर्नर का नाम था पुष्यगुप्ता। क्या नाम था? पुष्यगुप्ता। इन्होंने कंस्ट्रक्ट करी थी ये सुदर्शन लेक। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, सुदर्शन लेक के बारे में मेंशन कहां किया जाता है, इसके बारे में मेंशन किया जाता है इन द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, इसके ऊपर मेंशन किया जाता है सुदर्शन लेक, जिसको किसने बनाया था, पुष्यगुप्ता, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, एक गवर्नर थे। और इसको बनाने का मेन पर्पस क्या था, कोई तो पर्पस होगा ना, इस लेक को बनाया गया था। इस लेक को बनाने का मेन पर्पस क्या था, इरिगेशन वाज द मेन पर्पस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया ऑफ द गोदावरी बेसिन। कैचमेंट एरिया यानी कि कह लो कि गोदावरी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं किस किस एरिया में ज्यादा वाटर प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन आज का। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ से होते 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 इस तरीके से अगर आप इसको फॉलो करो लाइन को, कहाँ गिरती है, जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है महाराष्ट्र का कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा है, 48.6% के आसपास कैचमेंट एरिया आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र का। उसके बाद तेलंगाना 18.8%। अगर आप इसको गौर से देखो तो पहले ये महाराष्ट्र में जाती है, उसके बाद फिर ये आती है तेलंगाना में, देन इट गोज टू आंध्र प्रदेश एंड ऑल्सो छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। इसका भी कुछ ना कुछ जो आप कह लो कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ पे पानी प्रोवाइड करती हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी। इज इट क्लियर? तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, महाराष्ट्र, दैट इज बी ऑप्शन। इसके अलावा गोदावरी की अगर मैं बात करूं, जैसे गोदावरी यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर रिवर गंगा। गंगा की लेंथ कितनी है, सबसे लंबी रिवर है ना गंगा, 2525 किलोमीटर लेंथ है गंगा की। ठीक है, और गोदावरी दूसरी सबसे लंबी नदी है। इज इट क्लियर? और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है,
नासिक महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन होता है, वेस्टर्न घाट्स में। इज दैट क्लियर? ओके। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू इट्स। देखो ये इजी क्वेश्चन है, मैंने इसको कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मानता। अगर हम मिनिस्टर्स को देखें जो स्टेट में होते हैं, दे आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर मान लो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाए तो वो कोलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को। किसको होते हैं? पार्लियामेंट, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायरेक्टली लोकसभा को। ठीक है, ओके गुड। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आ जाती है कि एक स्टेट में मैक्सिमम मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? जितनी भी हाउस की स्ट्रेंथ होगी उसका 15%। हाउस का मतलब मेरे यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेट्स से लेजिस्लेटिव असेंबली में लाइक फॉर एग्जांपल पंजाब में 117 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। अगर मैं इसका 15% कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो पंजाब में मैक्सिमम मंत्री कितने हो सकते हैं? डिपार्टमेंट्स चाहे जितने भी हों, मिनिस्ट्रीज चाहे जितनी भी हों, पर मैक्सिमम मंत्री कितने हो सकते हैं? 17। द राइटर ऑफ द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा है? ये उस व्यक्ति ने लिखा जिन्होंने सबसे पहली बारी पाकिस्तान नाम दिया था, और वो पर्सन कौन है? मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल। इस सॉन्ग को और क्या बोला जाता है? सारे जहां से अच्छा को तराने हिंदी। ठीक है, ओरिजिनली एक पोएम थी जिसको किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। और उसके बाद वीकली जर्नल आता था एक, ठीक है, उसमें भी इसको पब्लिश किया गया था। 16 अगस्त 1904 से इसको पब्लिश करना शुरू कर दिया गया था वीकली जर्नल में। ठीक है, ओके। Which of the following is among the industries used for calculating the index of 8 core industries in India? देखिए कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जिसके ऊपर कहीं ना कहीं बाकी की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो टिकी होती हैं। तो ये वो 8 कोर इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस, कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एंड फर्टिलाइजर्स। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से किसको यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर मैं देखूं तो वो क्या है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। इसका आंसर क्या है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, जैसे आप यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, कभी कभी बढ़ जाते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं बेसिकली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर मैं देखूं तो वो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन का राइट आंसर है डाउन सिंड्रोम। आंसर क्या है? डाउन सिंड्रोम। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब किया हुआ है डाउन सिंड्रोम को। इट इज द कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21। हेमोफीलिया, इट इज अ रेयर कंडीशन दैट अफेक्ट्स द। अच्छा, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जहां पर एक पर्सन के बाद एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, इसको और क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी 21। और यहाँ पे डिजीज लिखी हुई है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है हेमोफीलिया। इसका मतलब क्या होता है? हेमोफीलिया एक रेयर कंडीशन होती है दैट अफेक्ट्स द ब्लड्स एबिलिटी टू क्लॉट बनाता है ना हमारा ब्लड, तो उसको उसकी एबिलिटी को इफेक्ट करता है। सिकल सेल एनीमिया आप देख सकते हो, सी ऑप्शन। सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या होता है? सम रेड ब्लड सेल्स लुक लाइक सिकल्स यूज्ड टू कट व्हीट। ठीक है, मतलब ये रेड ब्लड सेल्स को, हमारे आरबीसीज को नुकसान पहुंचाती है ये डिजीज। और इसके अलावा एक होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इट इज अ डिसऑर्डर दैट डैमेजेस योर लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन्स। यानी कि मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम को ये डिजीज हमारे इफेक्ट करती है। ओके गुड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। व्हाट आर द 2 वेरिएबल्स हुज रिलेशनशिप इज गिवन बाय द एनवायरमेंटलिस्ट क्यूनिट्स कर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड, पहले ये पढ़ लेते हैं एक बारी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन का राइट आंसर तो डी है। थोड़ा इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है वो देख लेते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पर कैपिटा इनकम आर द 2 वेरिएबल्स हुज रिलेशनशिप इज गिवन बाय क्यूनिट्स कर्व। देखो सिंपल, अगर आपसे पूछते हैं कि क्यूनिट्स कर्व किससे रिलेट होती है तो इसका आंसर क्या होगा? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पर कैपिटा इनकम। इट सजेस्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशियली लीड्स टू डिटोरेशन इन द एनवायरनमेंट। ऑब्वियस है ना, अगर आप इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप सड़कें बनाना चाहते हो, रेलवेज बनाना चाहते हो, बिल्डिंग्स बनाना चाहते हो बड़ी बड़ी, तो कहीं ना कहीं
जो पेड़ पौधे हैं, नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और वर्ल्ड बैंक ने इसको पॉपुलराइज किया था 1992 में। उसकी रिपोर्ट आई थी एक डेवलपमेंट्स एंड द एनवायरनमेंट, उसमें इसको पॉपुलराइज किया गया था इस पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं क्यूनेट्स कर्व को। डन, क्लियर? ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ेंगे इसको जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ वेरी रेयर एयर अबव द मीजोस्फीयर इज कॉल्ड। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर मैंने एक इमेज से आपको दिखाया हुआ है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आ जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद क्या आ जाती है? मीजोस्फेयर। और मीजोस्फेयर के बाद आती है थर्मोस्फेयर। ठीक है, अब अगर यहाँ से क्वेश्चन देखें तो क्या बनते हैं? जहाँ पर सारे वेदर फिनोमेना होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। एरोप्लेन्स कहाँ फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। और इसके अलावा ओजोन लेयर भी कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। इसके अलावा हमें मीजोस्फेयर में क्या दिखते हैं? मीटियोर्स दिखते हैं। ठीक है, और फिर आ जाता है थर्मोस्फेयर। ठीक है, काफ़ी गर्म होती है, यहाँ पे आपको आयंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? आयंस मिलेंगे। और रेडियो ट्रांसमिशन के लिए ये वाली जो लेयर होती है वो इंपॉर्टेंट मानी जाती है, थर्मोस्फेयर। एम आई क्लियर? और जो हमारी सैटेलाइट्स वगैरह ना, वो भी कहाँ लॉन्च करी जाती है? थर्मोस्फेयर में ही लॉन्च करी जाती है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? मीजोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर क्या है? ये रहा मीजोस्फेयर, ये आप देख सकते हो, ये मीजोस्फेयर है ना, ये वाला। एक सेकंड में स्क्रॉल अप करूँ सारा, ये मीजोस्फेयर है। और इसके बिल्कुल ऊपर क्या है? थर्मोस्फेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होएगा? थर्मोस्फेयर, यानी कि डी ऑप्शन। इसको थर्मोस्फेयर को और क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें गैसेस के आयन्स मिलेंगे ना, इसलिए इसको आयनोस्फेयर भी बोला जाता है। इन विच ईयर वॉज द ऑफिस ऑफ द फर्स्ट अकाउंटेंट जनरल एस्टैब्लिश इन इंडिया? अकाउंटेंट जनरल जिसको आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका पहली बार ऑफिस बना था 1858 में। अगर हम CAG की बात करें, CAG को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और इनको हटाया कैसे जाता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, इनको सेम वैसे हटाया जाता है। और इनके लिए आर्टिकल कौन से होते हैं? आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151। लुक, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, हटाता कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, जैसे जज को हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, वैसे ही। और हटाता कौन है यहाँ पे? हमारे देश की पार्लियामेंट हटाती है। डन, क्लियर? और CAG की अगर मैं टेन्योर की बात करूं तो वो भी इजी है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ओके। इज द हेड ऑफ द, जैसे यहाँ पे कुछ ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रख लेनी है कि चीफ गार्डन ऑफ द पब्लिक पर्स, इसके अलावा इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड भी होते हैं। ठीक है, अच्छा एक मेरे को एक कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको पता है, एक कमेटी होती है हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी, उनमें से एक पार्लियामेंट्री कमेटी के ये क्या होते हैं? फ्रेंड एंड फिलोसफर होते हैं। क्या होते हैं? फ्रेंड एंड फिलोसफर। आप लोग मेरे को ये बताओगे कि कौन सी वो कमेटी है जिसके ये फ्रेंड एंड फिलोसफर गिने जाते हैं? द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन गैस इन्वॉल्व्स रेयर फ्रैक्शन एंड, अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये मैंने यहाँ पे फोटो भी डाल दी है, होमवर्क है। इसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। अगर आंसर नहीं पता तो इसको सर्च करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। ढोलावीरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ढोलावीरा इज वन ऑफ व्हाट? इट इज वन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, ये IVC साइट है। तो ढोलावीरा किस नदी के किनारे है? नॉट तापी, जस्ट सेकेंड, आपको ये मिलेगा लूनी रिवर के किनारे। ठीक है, ढोलावीरा है कहाँ पे? गुजरात। एंड रिमेंबर, ढोलावीरा इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। पंडित मदन मोहन मालवीय इज credited with popularizing the slogan. इन्होंने किस स्लोगन को पॉपुलराइज किया था? सत्यमेव जयते को पॉपुलराइज किया था। सत्यमेव जयते इज अ पार्ट ऑफ मंत्रा फ्रॉम द हिंदू स्क्रिप्चर मुंडका उपनिषद. इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया ऑन 26 January 1950. In the absence of the speaker and the deputy speaker of Lok Sabha, who presides the joint sitting of the two houses of the parliament? Two houses of the joint sitting होती है ना, देखो नॉर्मली joint sitting किस बिल में होती है? joint sitting होती है एक ऑर्डिनरी बिल में। किस बिल में? ऑर्डिनरी बिल में। और joint sitting को कॉल कौन करता होता है? ये भी आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट कॉल करता है। कौन कॉल करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया joint sitting को कॉल करते हैं। और जब स्पीकर भी नहीं होता, डेप्यूटी स्पीकर नहीं होता, उस टाइम पे जो जॉइंट सिटिंग होती है उसको कौन प्रिसाइड करता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एनी सीनियर मेंबर ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या फिर एनी सीनियर मेंबर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा वाले सारे ऑप्शंस को हम कट कर देंगे
और इसका आंसर क्या होएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होएगा। ठीक है, एनी सीनियर मेंबर ऑफ लोकसभा। अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश एंड भागीरथी खरक ग्लेशियर। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो गंगा रिवर है ये दो रिवर से मिलके बनी हुई है, अलकनंदा और दूसरी कौन सी है, भागीरथी। जस्ट अ सेकेंड, अलकनंदा और दूसरी कौन सी है, भागीरथी। अगर मैं अलकनंदा की बात करूं तो ये किस ग्लेशियर से मेल्ट होके बनती है, सतोपंत। कौन सा ग्लेशियर, सतोपंत। और अगर हम बात करें भागीरथी की तो ये किस ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनती है, ये बनती है गंगोत्री ग्लेशियर के मेल्ट होने से। और जब दोनों मिलती है कहाँ पे जाके, देवप्रयाग में, तो कौन सी रिवर बनती है, गंगा। ठीक है, अब गंगा उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, उसके बाद जाती है उत्तर प्रदेश से जाती है ये बिहार से जाती है ये, जस्ट टच करती है झारखंड को। झारखंड के बाद ये कहाँ जाती है, झारखंड के बाद ये जाती है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है। कहाँ जाती है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है, बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पद्मा रिवर। क्या बोलते हैं, पद्मा रिवर। सबसे लंबा फ्लो गंगा का कहाँ पे होता है, इंडिया में उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सतोपंत ग्लेशियर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 27 बात करता है कि धर्म के प्रचार के लिए किसी भी तरीके का टैक्स जो है वो नहीं दिया जाएगा। और आर्टिकल 28 ये बात करता है कि मतलब किन किन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में धर्म के बारे में पढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं पढ़ाया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन केरला। केरला में कौन सी लेक है, ऑप्शंस देखते हैं। चिलिका लेक उड़ीसा में है, तो नहीं, आंसर नहीं हो सकता। कोलेरू लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। लोकतक लेक मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है मणिपुर की लोकतक लेक। ऑप्शन क्या बचा, वेम्बानाड लेक। एंड रिमेंबर वेम्बानाड लेक जो है भारत की लॉन्गेस्ट लेक है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर्स कोर्ट। ये इजी क्वेश्चन है। थॉमस किंग जेम्स वन के एम्बेसडर थॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने आए थे, जहांगीर से मिलने आए थे। और जहांगीर से मिलके इन्होंने क्या लगाई थी, पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। ठीक है, ओके। और इसमें से साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स किसको बोला जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइनोलॉजी। क्राइनोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी, जस्ट अ सेकेंड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ शेप एंड द साइज ऑफ स्कल्स ऑफ डिफरेंट ह्यूमन रेसेस। और एक है कार्पोलॉजी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्पोलॉजी किससे रिलेट करती है, द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स से रिलेट करती है कार्पोलॉजी। ठीक है, कार्पोलॉजी हो गया, कार्नोलॉजी हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मेरे को खुद बताओगे कमेंट सेक्शन में। दो मैंने एक्सप्लेन कर दी ना आपको। मान लो ये हम केबीसी खेल रहे हैं तो 50-50 तो होगी, सी भी चलेगी, डी भी चलेगी, बचा गया ए और बी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन फिक्स करता है इंडिया में। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को दोनों को फिक्स कौन करता है हमारे देश में, आरबीआई। और दोनों को फिक्स करने का मेन पर्पस क्या होता है कि किसको कंट्रोल करना है, आरबीआई को। आरबीआई को बेसिकली कंट्रोल करना होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, ये कुछ टूल्स होते हैं जो आरबीआई अपनी मॉनिटरी पॉलिसी में अपनाता है ताकि वो किसको कंट्रोल कर सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। इज इट क्लियर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा, आपकी नॉलेज भी टेस्ट हुई होगी। इस तरीके के और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।